सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे में से होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड को जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे किन्मो ने अकेले ही अपने साथियों के साथ मिलकर नांदाओ सेक्टर का सफाया कर दिया था और ये सारी चीजें होता हुआ देख लेता है ड्यूक वेई और यहाँ पे वेई योंग, जिसके चलते किन्मो को जो पता चलता है कि यहाँ पर ड्यूक वेई को सारी बात पता चल गई है तो वो यहाँ पर बहुत ही प्यार से उसे डराना धमकाना शुरू कर देता है। और फिर एट द एंड हम देखते हैं कि ड्यूक वेई को ना चाहते हुए भी हेवनली डिवन सेक्टर का नया हेवनली किंग बनना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो क्राउन प्रिंस था, जो उसे ये बात पता चलती है कि रातों रात जो नांदाओ सेक्टर है उसका सुपड़ा साफ हो चुका है तो यहाँ पे इसके होश उड़ चुके हैं। और फिलहाल ये डिसाइड करता है कि अब वो एम्परर को मारकर एम्परर की जगह खुद लेगा। और आगे सोहोमेज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिंग यूशी और जो किन्मो है इन दोनों को आपस में बर्फ के साथ खेलता हुआ देखते हैं, जहाँ पे लिंग यूशी बताने लगती है कि जितने भी स्कॉलर्स हैं वो लोग न्यू ईयर की इस पार्टी में अपने अपने घर वापस जा रहे हैं ताकि इस छोटे से वेकेशन का फायदा उठाकर ये अपने लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त बिता सके। ये कहते हुए वो यहाँ पर काफी सारे रैलेंस के जरिए से उसके ऊपर हमला कर देती है। उन सारे स्नोबॉल से किन्मो बहुत इजीली बच जाता है। कहने लगता है कि मैंने ग्रैनी सी और जो बाकी के ग्रैंडपा है उनसे वादा किया था कि मैं न्यू ईयर पे विलेज वापस जरूर जाऊंगा। अब ये सुनकर यूशिया थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और उसे काफी बुरा भी लगता है। इस दौरान उसका ध्यान भटक जाता है और यहाँ पे सारे के सारे स्नोबॉल्स इसे पड़ जाते हैं जो कि यहाँ पे किन्मो ने थ्रो किए थे। अब यहाँ पे किन्मो दौड़ते हुए उसके पास जाता है और वो उसे बर्फ से बाहर निकालते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूशिया काफी ज्यादा उदास लग रही थी और वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम जा रहे हो उसी ग्रेट रूइन में। हाँ, ये कहते हुए वो काफी मासूम सा चेहरा बना लेती है। ये देख कर किन्मो समझ जाता है और फिर वो उसके चेहरे और उसके बालों में जो बर्फ लगी हुई थी उसे झाड़ना शुरू कर देता है। ये लोग काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो ये देखकर होर्डिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो इन दोनों का मुंह पकड़ते हुए इन्हें दूर कर देती है और कहती है कि जरा सामने देखो, क्योंकि जो इंपीरियल एडवाइजर है उसने पैसे को रिटर्न करने के लिए अपना एक बंदा भेजा है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा आता है और यहाँ पर वो आते साथ ही यहाँ पे किन्मो को ग्रीट करता है। किन्मो उसे देखकर कहने लगता है कि क्या इंपीरियल एडवाइजर को रिवॉर्ड मिला है, जिसपे वो बंदा उसे बताने लगता है कि हमारे जो हिज मैजेस्टी है न सिर्फ उन्होंने इंपीरियल एडवाइजर को 1000 गोल्ड कॉइन दिए बल्कि उन्होंने तो उसके लिए एक मैरिज की सुविधा भी कराई है। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो नोवेल लेडीज हैं उन्हें उनके मेंशन की तरफ भेजा गया है। ये कहते हुए वो उसे पैसे लौटा देता है। लेकिन अफसोस की बात है बहुत बड़ी बड़ी रॉयल्टी से लेकर काफी सारी खूबसूरत लेडीज भी उनके सामने गई, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं चुरा, बल्कि उनकी चॉइस तो कुछ और ही थी। और अगले ही दिन उनकी शादी हो गई और फिलहाल के लिए वो लोग तो एक साथ ट्रैवल करने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं ताकि साथ में थोड़ा वक्त बिताकर इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें। किन्मो यहाँ पे पूछता है कि आखिर वो कौन है, जिस पे वो कहने लगता है कि असल में वो तो बुनाई में बहुत ज्यादा माहिर है। ये सुनकर किन्मो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और तभी यहाँ पे जो लिंग यूशु है वो यहाँ बताने लगती है कि तुम्हें पता है तुम उससे पहले भी एक बार मिल चुके हैं और वो काफी ज्यादा खास है। और तभी वो याद दिलाती है कि तुमने उस लेडी की जान डाइक रिवर काउंटी में काफी पहले बचाया था, याद है। यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी किन्मो कहने लगता है कि क्या, पर वो तो तुम्हारी दोस्त है, यकीन नहीं होता कि वो इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ है। जिसपे वो कहने लगती है कि हाँ ना, तुमने देखा ना ये कितना बड़ा कोइंसिडेंट है ना, ऐसा इत्तेफाक तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। और तो और सिस्टर जिन लियांग ना वो उन्हें काफी वक्त से काफी ज्यादा एडमायर करती हुई आ रही है। और पता है लास्ट टाइम जब उन्होंने सुना था कि इंपीरियल एडवाइजर काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड है तो वो उनके हर्ब्स के लिए सीधा ग्रेट रूइंस में पहुंच गई ताकि उन्हें क्योर करने के लिए वो इनफ मेडिसिन हर्ब को कलेक्ट कर सके। और आज जरा देखो किस्मत ने इन दोनों को एक कर ही दिया। ये कितना कमाल की बात है ना। यहाँ पे किन्मो सोचने लगता है कि यार ऐसे बर्फीले दिन के अंदर ये लोग ट्रैवल करने गए और जरा देखो बीते 10 दिनों से हमने सूरज तक नहीं देखा। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी जाइंट से शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहने लगता है कि बॉस एक बात बताओ, आखिर ये ली रिवर के अंदर इतनी ज्यादा बर्फबारी क्यों हो रही है। कि तभी उस पे उनका जो बॉस था वो कहने लगता है कि ली रिवर साउदर्न बॉर्डर के कंट्रोल में आता है। हालांकि नॉर्मली पूरे साल भर यहाँ पे स्प्रिंग जैसा माहौल रहता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस साल यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फबारी कैसे हो सकती है। और यही चीज इन्हें काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है तो वो कहने लगते हैं कि हमारी स्पीड को बढ़ाओ, हम आगे जाके चेक करेंगे। अब ये लोग आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम कैपिटल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे 4-5 बार उस बेल को बजाया जाता है, जिसके चलते काफी सारे लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। एक बंदा बाहर आता है और बताने लगता है कि काफी सारे ऐसे रीजन भी हैं जो कि इस अनसर्टेन नेचुरल डिजास्टर की चपेट में आ चुके हैं और जो कि 5th रैंक के ऊपर के ऑफिशियल्स हैं उन्हें हर हाल में इस कोर्ट के अंदर इमीडिएटली एंटर करने का ऑर्डर दिया गया है। और जो लोग
लोग भी डिले करेंगे उन्हें सेवरली पनिश किया जाएगा। इसी के साथ वो यहाँ पर किन्मो समेत सभी लोगों से कहने लगता है कि अब आप लोगों को भी जल्दी करनी चाहिए। कितना सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए पूरी जगह को चप्पे चप्पे छान मारता है, जहाँ पे वो ली रिवर से डायरेक्ट कैपिटल तक के एरिया तक को भी छान मारता है। लेकिन इसे यहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता और तभी वो कहने लगता है कि हम हजारों माइल्स चलकर ली रिवर को फॉलो करते हुए कैपिटल तक आ गए। और जरा मुझे एक बात बताओ, क्या हमें इस सफर के दौरान एक बार भी सूरज देखने को मिला? यहाँ पे किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वो बंदा कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि एक सिंगल बादल का टुकड़ा 10,000 माइल तक पूरी तरीके से फैल चुका है और कहीं पर भी सूरज दिख ही नहीं रहा। जैसे एक बादल के टुकड़े ने इटर्नल पीस एरिया को पूरी तरीके से कवर कर लिया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस वॉइस को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर उसी गोल्डन बेल से निकलने लगती है और तभी यहाँ पर उसकी एक आंख बादलों के बीच में नजर आती है और वो कहने लगता है कि कितना अफसोस की बात है कि हेवनली डेविल कल्ट रीजन के अगेंस्ट जाके एक्ट करती है और जो इटर्नल पीस एम्पायर यानी कि यांग का जो एम्परर है वो बस सुधार करने का नाटक करता रहता है, जिसके चलते अल्टीमेटली इन लोगों ने हेवन को अलर्ट कर दिया है और अब इसके चलते हेवनली पनिशमेंट इनके ऊपर आने वाला है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर रॉयल पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एम्परर मौजूद थे और उसके सामने उसके सारे ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। अब तभी यहाँ पर एम्परर कहने लगता है कि क्या इंपीरियल एडवाइजर अभी तक नहीं आया? अब तभी वो बंदा बताने लगता है कि योर मैजेस्टी असल में उन्होंने थोड़ा सा लीव लिया है ताकि इस मौके का फायदा उठाकर वो अपने कुछ लोगों से मिलने जा सके और फिलहाल वो कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता। किलवा ये देखकर मन में कहने लगता है कि यहाँ पर तो यंग प्रिंस भी नहीं है, तो एक बार इन्होंने उसके बारे में क्यों नहीं पूछा? न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई कोइंसिडेंट तो जरूर होगा। इन दोनों ने एक साथ ही कैपिटल को छोड़ा है, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कुछ और? कि तभी यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मेरे बिलव्ड मिनिस्टर एक बात बताइए, बीते 10 दिनों में तुम में से किसी ने भी सूरज को देखा? मुझे बीते कुछ दिनों के अंदर ही काफी सारे ऑफिशियल के मैसेजेस भी रिसीव हुए हैं, फिर चाहे वो ईस्ट में जो सनराइज आइलैंड है वहाँ से लेकर वेस्ट में मौजूद हमारी नीशुई पास तक चारों तरफ स्नो ने पूरी तरीके से हमारी जगह को कवर करके रखा है और ये बस एक सिंगल बादल के बड़े टुकड़े ने पूरे के पूरे हमारे यांग को जैसे अपने अंदर समेट लिया हो। तभी एक बंदा यहाँ पे रिपोर्ट करने लगता है कि योर मैजेस्टी हमारे जो खेती बाड़ी के सामान थे ना, पूरी की पूरी जो फसल थी वो सब कुछ यहाँ पे बर्फ में जम चुका है, जिसका मतलब ये है कि अगले साल हमें कोई भी हार्वेस्ट नहीं मिलने वाली। यहाँ तक कि नॉर्दर्न एरिया में काफी सारे ऐसे फार्मर्स भी है जो कि आग के लिए काफी सारे पेड़ों को पहले ही काट चुके हैं और अगर ऐसे ही पेड़ों को लगातार काटा जाने लगा ना तो फिर नेचुरल डिजास्टर आने में देर नहीं, फिर चाहे वो बाढ़ हो या फिर भूस्खलन ही क्यों ना हो। और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये एक मैन मेड क्लाइमेटीज बन के रह जाएगी। यहाँ पे जो एम्परर था वो भी अब सोच में डूब जाता है और जितने भी रेफ्यूजीज है वो लोग भी भूख के मारे तिलमिलाते रहेंगे क्योंकि खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी एक बंदा आता है जो कि साउथ की टेरिटरी के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन देते हुए कहने लगता है कि जो हमारा साउथर्न एरिया है ना वो ऑलरेडी पूरी स्थिति में, क्योंकि वॉर के चलते वहाँ पर खाने की बड़ी कमी है और जैसा कि मेरे फेलो जनरल ने कहा अगर नॉर्दर्न एरिया भी खाने की किल्लत से जूझने लगा तो हमें रिजर्व किए हुए फूड सप्लाइसेस का भी यूज करना होगा जो कि हमारे नोवेल फैमिलीज और जो सेक्ट के लोग हैं इनके लिए रखा गया है और जिसके चलते जो हमारी स्टेबलाइज सिचुएशन है ये पूरी तरीके से इंटरप्ट हो जाएगी और माहौल इससे भी बदतर होने लगेंगे। और अगर जल्द ही ये जो बादल है ये पूरी तरीके से छट जाते हैं ना तो हम लोग जो हमारे लॉसेस है इन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो तभी एम्परर कहने लगता है कि हाँ फिर जो कंट्री के गद्दार है वो लोग भी फन फैलाना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब यही हुआ ना कि एक बादल और एक स्नो स्टॉर्म मेरे पूरे के पूरे इटर्नल पीस को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है ना? यानी कि हमारी इतने सालों की मेहनत बस पल भर में ही चकनाचूर होने वाली है। हाँ, इस दौरान एक बंदा आ गया था और कहने लगता है कि योर मैजेस्टी हेवन का भी अपना एक दाव होता है और मुझे लगता है इंपीरियल एडवाइजर का जो रिफॉर्म है वो चेंज हुआ है जिसके चलते हेवन के दाव में भी चेंज आया है। यहाँ पे ये सुनकर तो हम देखते हैं कि एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इमीडिएटली इसे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है और तभी दो लोग आकर इसे पकड़ते हुए यहाँ से ले जाते हैं और एम्परर कहने लगता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ही इंपीरियल एडवाइजर के ऊपर ऐसा भद्दा इल्जाम लगाने की? हाँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर हेवन और लोग अगर ये दोनों एंग्री है तो इन्हें अपना गुस्सा मुझ पे निकालना चाहिए ना कि इंपीरियल एडवाइजर पर। अब तभी यहाँ पे किन्मो से रहा नहीं जाता और वो आगे आता है और तभी एम्परर से कहने लगता है कि क्यों ना हम इन सारे क्लाउड्स को गैदर कर लें। ये सुनते साथ ही यहाँ पे एम्परर को हंसी भी आती है और वो कहने लगता है ठीक है फिर ग्रैंड मास्टर बताओ आखिर आपके पास ऐसा कौन सा ब्रिलियंट आइडिया है? जिसपे किन्मो बताने लगता है कि हम लोग स्प्लिट वेपन को फॉर्ज कर सकते हैं जो कि ट्रेजर गार्ड से जैसा होगा लेकिन काफी ज्यादा लार्ज होगा और जो कि उन सारे क्लाउड्स को खींच कर सीधा अपने क्लाउड्स के अंदर स्टोर करके रख लेगी। तभी सामने मौजूद मिनिस्टर बताने लगता है कि पर हमारे पास तो बस 10 लाख ही ट्रेजर क्लाउड्स बचे हैं। अब तभी यहाँ पे किन्मो कहने लगता है कि अगर हमारे एम्परर चाहे तो ये कर सकते हैं, अगर वो सभी के सभी जितने डिवाइन आर्ट प्रोटेक्शनर्स हैं जो कि 6 डायरेक्शन रियलम के ऊपर हैं उन्हें ये ऑर्डर दे
हैं कि वो लोग सभी लोग मिलकर जो ट्रेजर है उन्हें फोर्ज करें और क्लाउड को कलेक्ट करने में मदद करें। यहाँ पर हम वक्त रहते ही सारे के सारे जो क्लाउड्स है इन्हें कलेक्ट कर लेंगे और जब समर का महीना होगा यानी कि जब गर्मियाँ होंगी और जब धूप अपनी चरम सीमा पे होगा तो तब हम इन क्लाउड्स का यूज करके बारिश कराने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारा दुश्मन के साथ सामना होता है और उनके साथ वॉर होती है ना तो फिर हम इस क्लाउड को वेदर को चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ एम्परर को तो ये आइडिया काफी पसंद आता है कि वेदर को वेपन की तरह यूज करना और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि पर अनफॉर्चुनेटली काफी सारे ऐसे मार्शल प्रोटेक्शनर्स भी हैं जो कि हमारे ऑर्डर को भी नहीं करते, जिसपे वो कहने लगता है कि फिर तो आपको इन सबसे पर्सनली डील करना होगा। अगर हम अपने काम को सक्सेसफुली अंजाम देते हैं तो जैसे ही हम क्लाउड्स को रोकेंगे जिससे कि ये पूरी की पूरी जो बर्फ आ रही है ये भी रुक जाएगी, तो जितने भी प्रोटेक्शनर होंगे हम उनसे कहेंगे जो बर्फ बची हुई है उसे मेल्ट कर दे और जिसके बाद हम हमारी जमीन को रिक्लेम कर लेंगे और हवा का यूज करके इसे रीप्लांट करेंगे और जिसके बाद जो लोग हैं वो नेचुरली आपको फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि जो दाव ऑफ सेंट है ना वो लोगों का जो डेली लाइवहुड है इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और तभी एक मिनिस्टर आगे आता है और किनियो को अपोज करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर जो पैलेस ग्रैंड मास्टर जो भी चीज कह रहे हैं ना ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हेवनली डेविल कल्ट के जो लोग हैं बेसिकली उनकी जो तादाद है वो इंपीरियल कोर्ट के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे वो पब्लिक ऑफिस को अपने प्राइवेट गेन के लिए यूज कर रहे हैं ताकि इस मौके का फायदा उठाकर जो वर्ल्ड के जितने भी प्रोटेक्शनर्स हैं उन्हें वो अपने कल्ट के अंदर मिला सके। और बेसिकली ये आइडिया बस हमारे नेशन के जो लोग हैं ना उनके ऊपर डिजास्टर लेके आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात सुनते साथ ही जो दूसरा मिनिस्टर है वो इमीडिएटली आगे आते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर हमारे जो पैलेस ग्रैंड मास्टर किन्मू है उसने जो कहा है वो बस लोगों के हित के बारे में कहा है, उसके एक्शन से कहीं साबित नहीं हो कि वो बस अपने पर्सनल फायदे के बारे में सोच रहा है, लेकिन तुम लोगों से तो वो भी नहीं सोचा गया था, तुम लोगों तो बस लोगों को लूटना आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन नहीं था कि वो मिनिस्टर और ज्यादा एक्टिंग करने लगता है और कहने लगता है कि जरा देखो इसके तो बातों से ही साबित हो रहा है कि ये डेविल पैथ को फॉलो करता है। मेरे ख्याल से इसे और जो ग्रैंड मास्टर किन्मू है इन दोनों को यहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इंपीरियल कोर्ट के अंदर ही इन्हीं के चलते इतना ज्यादा तनाव पैदा हो रहा है कि तभी यहाँ पे जो एम्परर होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से निकाला जाता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर किन्मू ने जो भी कहा है मैं उससे पूरी तरीके से अग्री करता हूँ और उसके वर्ड्स एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है उससे पता चल रहा है कि उनका मकसद बस लोगों को बचाने का है और उन्होंने मुझे एडवाइस दिया है ना कि ऑर्डर। और अगर तुमने दोबारा से ऐसी हरकत की ना तो अगली बार तुम्हारी पोस्ट से मैं तुम्हें नहीं हटाऊंगा बल्कि तुम्हारी गर्दन को ही मैं हटा दूंगा। यहाँ पे ये सुन नहीं था कि वो बंदा यहाँ से जाने लगता है कि तभी किन्मू स्माइल करता है और एम्परर कहने लगता है कि ठीक है फिर मुझे कुछ केपेबल मिनिस्टर चाहिए जो कि इन सारी चीजों को मेरे लिए मैनेज कर सके, ना कि मुझे साइकोपैथ चाहिए जो बस एक दूसरे को यहाँ पर नीचा दिखाने में लगे रहे। अब वो यहाँ पर ग्रैंड जनरल को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि इस नेचुरल डिजास्टर के पीछे के रीजन का तुम्हें पता लगाना है। इसी के साथ वो मिनिस्टर ऑफ वर्क, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और जो सीनियर मिनिस्टर ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स है तुम सभी लोग थोड़ी देर बाद मुझसे मिलना, क्योंकि मुझे इस डिजास्टर पे कुछ डिस्कशन करनी है। कि तभी यहाँ पे किन्मू आगे आता है और कहने लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस डिजास्टर के खिलाफ हमारी मदद कर सकते हैं, जिसमें एम्परर उसे इजाजत दे देता है। अब यहाँ पे ड्यूक हुई ये देखकर मन ही मन हंसने लगता है और कहने लगता है कि अभी इंपीरियल एडवाइजर को गए हुए बस कुछ ही दिन हो गए, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे किन्मू ने अपने डेविल कल्ट के काफी सारे लोगों को ऑलरेडी प्लेस कर दिया। यहाँ तक कि मुझे देखो मैं खुद इनका हेवनली किंग बन गया। अब तो मुझे डर है कि इंपीरियल एडवाइजर अगर कुछ दिन और यहाँ नहीं आते ना तो हमारा जो एम्परर है कहीं वही हेवनली डेविल कल्ट का कोई मेंबर ना बन जाए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे उसी ओल्ड सेंट को देखते हैं जहाँ पर उसे भी ये खबर मिल चुकी है कि एम्परर हेवनली डेविल कल्ट के काफी सारे लोगों को अपने इंपीरियल कोर्ट में शामिल होने के लिए इजाजत दे चुका है, जिस पर वो कहने लगता है कि बहुत जल्द ये एम्पायर देखना पूरी तरीके से डेविल कल्ट के चलते धराशायी हो जाएगा। उसे क्या लगता है कि वो इन लोगों का यूज करके लोगों का दिल जीत सकता है, अपने कंट्री का भला कर सकता है? कभी नहीं। यहाँ पर दाओ सेक्ट का ये जो एल्डर था ये काफी ज्यादा क्यूरियस था कि अब आगे क्या होगा। अब तभी उसका जो डिसाइपल है वो कहने लगता है कि पर आखिर ऐसा क्यों, जिस पे वो कहने लगता है कि दाओ हमेशा नेचर को फॉलो करता है। और तभी वो यहाँ पर उसे कुछ चीजें दिखाते हुए कहने लगता है कि हमारा जो दाओ सेक्ट है वो मैथमेटिक्स का यूज करके नेचर को कंस्ट्रक्ट करता है, जिसके जरिए से यूनिवर्स में जितने भी फिनोमेना है वो सभी इवॉल्व होते हैं। लेकिन हम कभी भी यूनिवर्स का जो लॉ है उसे छेड़छाड़ नहीं करते, ना ही नेचर के विरुद्ध जाते हैं। लेकिन जो डेविल कल्ट है ये लोग अपने डिजायर के चलते हर चीज के खिलाफ जाके काम करते हैं, और जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कि तभी यहाँ पे वो डिसाइपल कहने लगता है कि पर वो लोग तो लोगों की मदद करना चाहते हैं, जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ मैं उनके कुछ एक्शंस की तारीफ करता हूँ, लेकिन इनका जो नजरिया है और इनका जो काम करने का तरीका है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दाओ को रिफॉर्म करना या बदलना ये असल में द ग्रेट दाओ को डिस्ट्रॉय करने जैसा है, जो कि गॉड्स के अगेंस्ट जाता है। तुम बताओ अगर ये डिमोनिक नहीं है तो और क्या है? और मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो इंपीरियल एडवाइजर है वो जो हेवनली डेविल कल्ट के लोग हैं ना इनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और बस इन्हीं लोगों के चलते ही हेवन की तरफ से ये पनिशमेंट आया है और आगे भी आता रहेगा। पर मुझे यकीन नहीं
नहीं होता कि अब तो एम्परर भी इनके साथ शामिल हो चुका है और अब हेवनली पनिशमेंट इन तीनों की वजह से जरूर आएगा और इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। तो वो यहाँ पर अपने डिसाइपल से कहता है कि जितने कॉमन लोगों को तुम बचा सकते हो उन्हें बचा लो। अब तभी वो यहाँ से निकल पड़ता है और यहाँ पे एल्डर मन में कहने लगता है कि अगर एम्परर और इंपीरियल एडवाइजर ऐसे ही अपना जो रुख है वो डेविल सेक्ट के प्रति रखते हैं तो फिर ना चाहते हुए भी हमारे दाऊ सेक्ट को भी अपने रास्ते अलग करने ही होंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इतने टाइम बाद इंपीरियल एडवाइजर और उसकी वाइफ को देखते हैं जहाँ पर वो लोग लिटिल जेड पैलेस के अंदर मौजूद थे और तभी वो यहाँ पर वैंग ज़ान के बारे में बात करता है और कहने लगता है कि उसने कहा था कि लिटिल जेड कैपिटल जो है उसके पास ऐसी चीजें हैं जो कि माइंड को भी चेंज कर सकती है। क्या तुम यकीन कर सकती हो? उसने ऐसा कहा कि यहाँ तक कि ये चीज मेरे माइंड को भी चेंज कर सकती है। जिसपे यहाँ उसकी वाइफ कहने लगती है कि क्या आप अपने माइंड को चेंज करना चाहते हैं? अब तभी वो स्माइल करता है। तभी हम सामने से एक ओल्ड मैन को आता हुआ देखते हैं जो कि असल में एक एल्डर है और उसे देखते साथ ही यहाँ पर जो हमारे इंपीरियल एडवाइजर है वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करते हैं और तभी वो बताने लगते हैं कि जो वेंडर्ड ज़ैन है वो मेरे हाथों से मारे गए हैं पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने फिर भी मुझे यहाँ पे इनवाइट की। जिसपे वो एल्डर कहने लगता है कि मैं एक इमॉर्टल हूँ ना कि गॉड और हमें जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं उनके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और जो भी एक बार इस लिटिल जेड कैपिटल से बाहर चला जाता है तो उसका लिटिल जेड कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे जैसे ही वो फॉग को हटा देता है तो ये जो जेड कैपिटल था इसका कुछ हिस्सा नजर आने लगता है जिसके बाद वो एल्डर इन दोनों को आगे ले जाते हैं और चलते हुए यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर उनसे पूछने लगते हैं कि एक बात बताओ आखिर आप गॉड्स और जो इमॉर्टल्स हैं इनमें फर्क कैसे कर पाते हो? जिसपे वो बताने लगता है कि इमॉर्टल्स ह्यूमंस होते हैं, गॉड्स नहीं होते। इंपीरियल एडवाइजर कहता है तो आपके कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन गॉड्स नहीं बन सकते लेकिन इमॉर्टल्स बन सकते हैं। जिसपे वो कहने लगता है कि जब आप कल्टिवेट करके रियलम ब्रिज स्टेट तक पहुंच जाते हो तो आप अपने डिवाइन ट्रेजर के अंदर क्या देख पाते हो? इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि मुझे वहाँ पे वो ब्रिज जो है वो टूटा हुआ नजर आता है। जिसपे वो कहने लगता है कि हाँ और हमने बीते सालों में काफी सारे डिवाइन ट्रेजर को देखा है और ये जो टूटा हुआ ब्रिज है ये गॉड्स और जो इमॉर्टलिटी है इसके रास्ते को कनेक्ट करता था लेकिन अभी ये पूरी तरीके से टूट चुका है जिसके चलते अब कोई भी गॉड नहीं बन सकता, बस हम लोग एक डाइटी के बराबर ही कर सकते हैं। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि हाँ मैंने ये चीज काफी साल पहले ही डिस्कवर कर ली थी और तब से लेकर आज तक मैं इसके सोल्यूशन में लगा हुआ हूँ लेकिन मुझे लगता है कि जो व्हाइट जेड कैपिटल है इसके पास काफी सारे एंशिएंट रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे जिसके जरिए से इस ब्रिज को वापस से रिपेयर किया जा सकता है। जिसपे वो बंदा हाँ में जवाब देता है और कहता है और यहाँ तक कि हमारे पास वो मेथड है लेकिन हम फिर भी इसे नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि व्हाइट जेड कैपिटल के जो लोग हैं वो लोग इमॉर्टल ही बन सकते हैं। इसी के चलते ज्यादातर जो व्हाइट जेड कैपिटल के इमॉर्टल्स हैं वो सभी लोग क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी रहते हैं। हालांकि हम खुद को इमॉर्टल्स कहते हैं लेकिन जब हमारा वक्त भी करीब होता है तो हमारी सोल भी डिसअपीयर होकर उसी अंडरवर्ल्ड में चली जाती है। यहाँ पर तो बस हम लोग अपने अंतिम वक्त को सुकून से बिताने के लिए आते हैं। अगर 500 साल बाद भी कोई सेंट अपीयर होता है तो वो भी शायद यही देखना चाहेगा कि व्हाइट जेड कैपिटल के अंदर इस वक्त के जो सेंट हैं क्या उन्होंने उस चीज को अचीव कर लिया जो कि अब तक सदियों से जो सेंट्स अचीव नहीं कर पाए। फिलहाल के लिए हम बस इतना ही जानते हैं कि हम चाहे जितनी कल्टीवेट कर लें लेकिन मौत सभी के लिए निश्चित है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें द ग्रेट थंडर साउंड सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो एल्डर मॉन्क्स थे वो बाकी सबके साथ मौजूद थे और वो कहने लगते हैं कि ये जो क्लाउड है ये काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं, इसे और ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। ये तो बस हेवन की तरफ से एक वार्निंग है। और तभी ये सुनकर सभी शॉक्ड थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो रुलाई था वो यहाँ पर जिनमिंग को जो कोंगली एरा के जो एम्परर है उनके स्क्रोल को अनरोल करने का ऑर्डर देता है और यहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे ही करता है। गोल्डन लोटस अपीयर होता है जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी और यहाँ पे एक मैसेज जो कि कोंगली एरा के एम्परर एआई ने लिखा था और यहाँ पर एम्परर का मैसेज था कि आज 6420 साल है। ये जो हेवनली फिनोमेना है ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब बीते 30 दिन से लगातार यहाँ पे बर्फबारी होती जा रही है और इन क्लाउड्स ने 8 लाख माइल्स तक की एरिया को पूरी तरीके से कवर कर लिया है और सूरज का तो नामो निशान तक नहीं। फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। काफी सारे डाइटीज और ड्रैगन्स को हमने बुलाया ताकि वो इसे पूरी तरीके से हटा सके और तभी आगे वो बताता है कि आज 6430वां साल है। अचानक से आसमान से बड़े बड़े मीटियोर्स हमारे इस कंट्री के ऊपर गिरने लगे हैं। काफी सारे वोल्केनोस अचानक से फट पड़े हैं जिसके चलते नदी का पानी सूख चुका है। ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा डिवाइन पनिशमेंट आया हुआ है और इसी साल सूरज को हम पूरी तरीके से खो चुके हैं और चांद की रोशनी भी विलुप्त हो गई है। इसी के साथ वो स्क्रोल बंद हो जाता है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे कि तभी वो रुलाई कहने लगता है कि पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा और ये जो बादल है ये तो बस शुरुआत है लेकिन हाँ जो एक्शन इटर्नल पीस एम्परर और जो इंपीरियल एडवाइजर लेते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉस के अगेंस्ट है। तभी यहाँ पे हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि एम्परर तो अपने रास्ते खुद ही चुनते हैं और मुझे लगता है कि इटर्नल पीस बहुत ही जल्द ग्रेट रून्स बनने वाला है। तभी यहाँ पे वो रुलाई कहने लगता है कि अगर एम्परर वाकई में अपने कंट्री और लोगों का भला चाहता है तो उसे सबसे पहले इटर्नल
इटर्नल पीस के जो इंपीरियल एडवाइजर है उसे उसके पोस्ट से हटाना होगा और फिर हेवन से खुद ही माफी मांगनी होगी, तब जाकर शायद हेवन का गुस्सा शांत हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि आम लोगों को ही सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। अब तभी यहाँ पर एक बंदा आते साथ ही यहाँ पे ग्रेट रूले को बताने लगता है कि जो इटर्नल पीस का यंग प्रिंस है वो फिलहाल आपसे मिलना चाहता है, जिसपे वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर द ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के बाहर यंग प्रिंस पहुंच जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।